हेलो स्टूडेंट, तो आज हम सोलोनाइड के बारे में पढ़ेंगे। इट इज अ लॉन्ग insulated conducting wire wrapped over the surface of a non-conducting सिलेंडर। तो लॉन्ग insulated conducting wire wrapped over the surface of non-conducting cylinder in हेलिकल फॉर्म। अब मान लीजिए कि एक ये नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है। अब क्या है, यहां पर हमने एक कॉइल गई, ये वायर गया, ऐसे यहां पे आ गया, फिर ये ऐसे आ गया, ये है। तो अगर हमारे पास कोई नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है, उस पर हमने ये वायर को इस तरह लपेट दिया, करंट कैरिंग वायर को लपेट दिया, तो ये जो सिस्टम बना, एक हेलिकल कॉइल बनी, इसी को हम सोलेनॉइड बोलते हैं। इसकी मैग्नेटिक फील्ड अगर हम निकालने की कोशिश करें, तो पहले हम समझते हैं कि सोलेनॉइड हमारे दो टाइप की होती हैं, आइडियल सोलेनॉइड और रिगल सोलेनॉइड। हम बेसिकली आइडियल सोलेनॉइड को के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे और थोड़ा सा बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट रियल सोलेनॉइड के भी देखेंगे, लेकिन मेनली हम फोकस करेंगे आइडियल सोलेनॉइड पे। तो आइडियल सोलेनॉइड क्या है? एक पॉइंट है लेंथ of solenoid is very large as compared to the radius of solenoid। L जो है सोलेनॉइड के रेडियस के मुकाबले अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको आइडियल होगा। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट
पॉइंट है, बाइंडिंग्स ऑफ कॉइल आर tightly packed no space, मतलब इसका मतलब होगा नो स्पेस बिटवीन टर्न्स। जो टर्न्स है उनके बीच में कोई स्पेस नहीं है। बाइंडिंग्स ऑफ कॉइल आर टाइटली पैक्ड। तीसरा, thickness of wire is negligible। इसको अब समझते हैं। अगर इन कॉन्सेप्ट को हम समझें, ये एक्सिस है सोलेनॉइड की, ये डॉट मतलब करंट बाहर की तरफ है, बाहर आ रहा है, और ये करंट इस टाइप से अंदर जाएगा। इसकी लेंथ है L और रेडियस है R। अगर लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब हो गया कि L जो है R से बहुत ज़्यादा है, और ये जो थिकनेस है, वायर की थिकनेस है D स्मॉल। अब इसकी ये जो सोलेनॉइड है, तो बहुत सारी रिंग्स हम मान सकते हैं जो बहुत पास पास रखी हैं। बहुत सारी रिंग्स होंगी जो बहुत पास पास रखी हैं, उनके बीच में कोई गैप नहीं है। तो एक ये रिंग है, उसके बाद में तुरंत बाद दूसरी रिंग है, फिर ये तुरंत बाद तीसरी रिंग है, तो ये इनके बीच में कोई गैप नहीं है, और इनकी जो थिकनेस है ये जो वायर्स की, वो बहुत छोटी है। अब इसमें एक टर्म यूज होती है स्मॉल n, जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो n जो हो गया टोटल टर्न्स अपॉन लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। टोटल टर्न्स अपॉन लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, और टोटल टर्न्स आपके हो जाएगा कैपिटल N, और लेंथ ऑफ सोलेनॉइड हो जाएगा कैपिटल N। अब एक टर्न के लिए इसकी विड्थ d हो गई है। टोटल लेंथ अगर निकालेंगे तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू d। तो यहां पर अगर मैं ये n है, L को लिखूंगा नंबर ऑफ टर्न्स इनटू d,
तो ये जाएगा 1/d। तो स्मॉल n हो जाएगा 1/d, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं सोलेनोइड, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो रियल सोलेनोइड में क्या होता है, जो लेंथ होती है सोलेनोइड की वो बहुत ज़्यादा नहीं होती उसकी रेडियस से। अगर हम कंपेयर करें, हमेशा लेंथ को रेडियस से कंपेयर करेंगे। अगर लेंथ के रेडियस के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है तो वो आइडियल की बिहेवियर की तरफ जा रहा है, और अगर लेंथ रेडियस के मुकाबले कम है तो वो रियल सोलेनोइड है, आइडियल से दूर है। अब हम बात करते हैं कि फील्ड कैसे निकाली जाए। तो फील्ड का पैटर्न समझते हैं कि सोलेनोइड है क्या, बहुत सारी कॉइल्स हैं, उनको हमने पास पास रख दिया है और उसमें सेम डायरेक्शन में करंट जा रही है। तो रियल सोलेनोइड में लेंथ छोटी होगी, लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होगी, और जो टर्न्स हैं उनके बीच में भी गैप्स होगा, टर्न्स में भी गैप्स होगा। तो सपोज मैंने क्या करा, एक सोलेनोइड ली जिसमें कि एक टर्न ये हो गया, एक टर्न ये हो गया, दूसरा टर्न ये हो गया, तीसरा टर्न ये हो गया, ये टर्न्स हो गए। तो यहाँ से करंट गई, डॉट का मतलब करंट जा रही है, बाहर निकल रही है, और फिर इसके बाद में अंदर समा गई, फिर वापस अंदर गई, फिर यहाँ से निकली, फिर अंदर चली गई। सिमिलरली यहाँ से निकली, अंदर चली गई। अब इसका जो फील्ड का जो पैटर्न आता है रियल सोलेनोइड में, अंदर जो फील्ड होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे जो फील्ड लाइन्स है काफ़ी डेंस है, और आउटसाइड द सोलेनोइड फील्ड के मैग्नीट्यूड काफ़ी कम होता है। तो ये हम बोल सकते हैं कि फॉर रियल सोलेनोइड field at any interior point is very strong. Interior point like P2 is very strong as compared to exterior point like P1। कि अंदर जो है सोलेनोइड के अंदर फील्ड लाइंस काफी क्लोज है, तो फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज्यादा होगा, और बाहर फील्ड बहुत कम होगी, लेकिन होगी, काफी कम होगी लेकिन होगी। अंदर जो फील्ड है वो काफी हद तक यूनिफॉर्म होती है। रियल सोलेनोइड में हम ये नहीं बोल सकते 100% यूनिफॉर्म होगी, लेकिन काफी हद तक अंदर की जो फील्ड है यूनिफॉर्म भी होगी। सेंटर की बात करें सोलेनोइड के, तो सोलेनोइड के सेंटर पे तो उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होती है, लेकिन जैसे जैसे हम उनके सोलेनोइड के एंड की तरफ जाते हैं, तो एंड की तरफ जाते ही फील्ड की वैल्यू काफी कम हो जाती है, और बाहर भी फील्ड होती है। तो बाहर सोलेनोइड के बाहर भी फील्ड है लेकिन मैग्नीट्यूड कम है, अंदर भी फील्ड है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई मान लीजिए ये जो करंट कैरिंग वायर्स हैं, ये वाले मैंने इसको ऐसे दिखाया है, किसी वायर के पास अगर कोई स्ट्रेट वायर है, उसके मैं बहुत पास ले लूं, क्योंकि आर बहुत कम हो जाएगा, जो डिस्टेंस है वायर से बहुत कम हो जाएगी, तो उस पॉइंट के लिए वो छोटा सा वायर भी एक इनफाइनेटली लॉन्ग वायर की तरह बिहेव करेगा। जैसे हम जानते थे कि हमारे पास फाइनाइट लेंथ की शीट है इलेक्ट्रोस्टैट में, अगर पॉइंट बहुत क्लोज हो जाए शीट के, तो वो शीट भी इनफाइनेटली लार्ज शीट की तरह बिहेव करेगी। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई पॉइंट है, करंट कैरिंग वायर, छोटा सा वायर भी है, उसके पास हम आ जाएं, तो वो उस पॉइंट के लिए वो इनफाइनेटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की तरह बिहेव करेगा। और हम जानते हैं इनफाइनेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर्स होती हैं, उनकी जो फील्ड होती है सर्कुलर होती है। तो अब ये जो वायर्स हैं, जो कॉइल है, जो करंट ऐसे आ रही है, फिर इस तरह ऐसे गई, इस तरह गई, तो ये जो वायर्स है, इनको मैं इन वायर्स को मैं इनफाइनेटली लॉन्ग ट्रीट कर सकता हूं। और इनफाइनेटली लॉन्ग वायर के लिए फील्ड क्या होती है, सर्कुलर होगी।
तो इसकी फील्ड ये करंट बाहर की तरफ जा रही है, तो करंट के अलोंग थंब रखेंगे तो फील्ड का पैटर्न कैसा होगा, सर्कुलर, इस टाइप से, ये एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे फील्ड किधर जा रही है, अंदर की तरफ, करंट अंदर जा रही है, तो फील्ड कैसे हो जाएगी, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ये चीज है। तो अब अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें, कोई दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट यहां ले लेते हैं, मान लो ए ले लेते हैं ये, और यहां पे ले लेते हैं बी। अगर अंदर की बात करें तो अंदर देखो इन वायर्स की जो फील्ड है, अगर हम जितना दूर जाएंगे तो सर्कल बड़ा होता चला जाएगा। तो कोई भी पॉइंट अगर अंदर हम लें तो ऊपर वाले वायर्स और नीचे वाले वायर्स, इन सब की फील्ड ए पर सेम डायरेक्शन में, देखो सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। लेकिन अगर हम कोई पॉइंट बाहर लेते हैं तो बाहर जो पॉइंट है उस पर इन वाले वायर्स की फील्ड किधर है, जो ऊपर वाले वायर्स है इनकी फील्ड है लेफ्ट में, और नीचे वाले वायर्स की फील्ड किधर है, राइट में। इसलिए यहां बी पॉइंट पे फील्ड का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, कुछ रह जाएगा, लेकिन कोई भी पॉइंट है अंदर, तो इन वायर्स की जो फील्ड है एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, तो अंदर हमें मैग्नीट्यूड ज्यादा मिलेगा और बाहर जो है फील्ड का मैग्नीट्यूड कम मिलेगा। तो इस टाइप से ये हम रियल सोलेनॉइड के फील्ड की बात कर रहे हैं। अब इफ L becomes very large and turns are very close, then B will see ideal behavior of solenoid field inside the solenoid will be uniform and at outside points magnetic field will be completely zero। तो आइडियल बिहेवियर की बात अगर हम करें सोलेनॉइड की, तो रियल में बाहर कुछ फील्ड आ रही थी, कम थी, अंदर मैग्नीट्यूड ज्यादा था, लेकिन और यूनिफॉर्म भी नहीं था। लेकिन आइडियल में अंदर ऑलमोस्ट पूरी तरह से यूनिफॉर्म हो जाएगा और बाहर फील्ड बिल्कुल टोटल जीरो हो जाएगी, ये आइडियल बिहेवियर हो जाएगा। तो अब अगर हम इसको शो करें,
आइडियल में क्या होगा, जो टर्न्स है उनके बीच में कोई गैप नहीं होगा और एल बहुत ज्यादा होगा। इस केस में जो फील्ड होगी बाहर तो कंप्लीटली जीरो होगी, यहां भी जीरो होगी, यहां भी जीरो होगी, यहां भी जीरो होगी, यहां भी जीरो होगी, और जो भी फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म होगी अंदर की तरफ। अंदर फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है इसका हम डेराइव करेंगे, अभी मैं लिख देता हूं। तो अंदर जो फील्ड आती है बी इनसाइड म्यू नॉट एन आई। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, अभी ऊपर हमने बताया था, और आई करंट है। तो अंदर फील्ड यूनिफॉर्म है और बाहर फील्ड जीरो है, ये आइडियल बिहेवियर है। तो आइडियल सोलेनोइड में अंदर यूनिफॉर्म होगी, बाहर फील्ड जीरो होगी। और रियल सोलेनोइड की बात करें तो अंदर पूरी तरह मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, लेकिन पूरी तरह से यूनिफॉर्म भी नहीं बोल सकते हम, बाहर कुछ ना कुछ फील्ड होगी, ये चीज है। यहां पे गैप होगा टर्न्स के बीच में, लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होगी। हम जितनी बड़ी ज्यादा लेंथ लेंगे, लेंथ जितनी बड़ी होती चली जाएगी और रेडियस जितनी छोटी होती चली जाएगी और टर्न्स जितने पास होते चले जाएंगे, हम बोलेंगे कॉइल्स का जो बिहेवियर है इट विल अप्रोच टू आइडियल बिहेवियर ऑफ द सोलेनोइड। तो जैसे जैसे एज लॉन्ग एज द सोलेनोइड बिकम्स लॉन्गर एंड इट इज बिकम नैरोअर, तो आइडियल बिहेवियर की तरफ हम अप्रोच करते हैं। अब हम इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे फाइनाइट लेंथ के सोलेनोइड का। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ finite length solenoid अब ये फाइनाइट लेंथ तो है, लेकिन इसमें दो एजम्पशंस आइडियल वाले हैं। टर्न्स आर वेरी close to each other. Turns are very close to each other. Wires are thin. तो जो हमारे सोलेनोइड पर जो वायर लिपेटा गया है वो उसकी थिकनेस काफी कम है और उनके बीच में गैप नहीं है। ये दो पॉइंट्स तो आइडियल वाले हैं, बस इसकी लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए हम इसको फाइनाइट लेंथ बोल रहे हैं।
लेंथ L, रेडियस इसकी R है, करंट बाहर की तरफ आ रहा है और ये करंट फिर ये ऐसे जाके अंदर जाएगा, ये करंट अंदर जा रहा है, इस टाइप से है। अब कोई पॉइंट P है, P पॉइंट ऑफ फील्ड निकालनी है, तो P पॉइंट ऑफ फील्ड निकालनी है तो हम क्या करेंगे, P पॉइंट को x बराबर 0 ले लिया और हमने क्या करा, उस डिस्टेंस पे x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले लिया। अब इस एलिमेंट में जिसकी थिकनेस dx है कुछ टर्न्स होंगे। अब सभी टर्न्स में जो करंट है एक ही तरह से बह रही है, एक ही तरह से जा रही है, इस तरीके से करंट आई और फिर ऐसे चली गई। अब ये इन सभी टर्न्स की जो फील्ड होगी वो एक्सिस के अलोंग है, वो एक्सिस के अलोंग है। तो हमने बोल दिया कि इस एलिमेंट का, ये जो एलिमेंट है इसकी फील्ड एक्सिस पर दी हुई है और फॉर्मूला हम जानते हैं, रिंग के एक्सिस पे फील्ड कैसे निकालते हैं। फॉर्मूले की अगर बात करें तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर ट्वाइस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये आपका एलिमेंट है। अब ये जो dB है कितना हो जाएगा, म्यू नॉट कैपिटल N। कैपिटल N क्या है, टोटल टर्न्स है, तो इसको हम लिखेंगे कैपिटल N को N इंटू dx। N क्या है, स्मॉल n क्या है यहां पे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हैं, n। अब ये थिकनेस कितनी है dx, तो इसमें कितने टर्न्स हो जाएंगे dn, तो हो जाए n इंटू dx। तो n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और dx से मल्टीप्लाई कर दी तो इस एलिमेंट में हमारे टर्न्स हो जाएंगे n इंटू dx। करंट सब में I है, करंट I है, ये I हो जाएगा। रेडियस सबकी R है और ये हो जाएगा ट्वाइस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब हम एक काम करते हैं, तो एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ये वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया इस टाइप से, ये हो जाएगा, ये थीटा लिया है, थीटा हमने इस लाइन से लिया है, ए डी थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा r, तो tan थीटा हम लिखेंगे x बाई r, x आपका हो जाएगा r tan थीटा। अब हमें इसको थीटा में कन्वर्ट करना है dv के एक्सप्रेशन को, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, dx बाई डी थीटा बराबर हो जाएगा r सेक स्क्वायर थीटा। तो dv की जो वैल्यू हो जाएगी r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगी। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, म्यू नॉट एन डी एक्स अपॉन में आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, म्यू नॉट एंड डी एक्स हो जाएगा, सॉरी ये डी एक्स है, डी एक्स आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा
इंटू आर स्क्वायर अपॉन में इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से एक्स हो जाएगा आपका आर टेन थीटा, तो आर टेन थीटा रखेंगे आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा 3/2 और यहाँ पर ऊपर आर क्यूब है, नीचे भी जब आर इस एक्सप्रेशन से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आर क्यूब बन जाएगा और नीचे सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट एन आर क्यूब सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ट्वाइस आर क्यूब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 3/2 आर क्यू से आर क्यू कट जाएगा, म्यू नॉट एन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और सेक क्यूब थीटा से कट जाएगा और इसको सेक स्क्वायर से एक सेक स्क्वायर नीचे एक सेक बचेगा और ये हो जाएगा फाइनली म्यू नॉट आई की भी मल्टीप्लाई चल रही है, ये आई यहाँ पे चल ही रहा है, तो म्यू नॉट एन आई कॉस थीटा और नीचे 2 भी चल रहा है बाई 2 डी थीटा। ये जो फील्ड आ गई, जो सर्कुलर हमने एलिमेंट लिया है उसकी वजह से ये फील्ड आ गई म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस थीटा इंटू डी थीटा, इस सर्कुलर एलिमेंट की, कौन से वाले एलिमेंट की, इस एलिमेंट की फील्ड आ गई डीबी। अब हमें टोटल फील्ड चाहिए इस फाइनाइट लेंथ के लिए, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करने के लिए हमने बोला कि भाई इस पॉइंट पे निकालना है हमने, इस पॉइंट को इस एंड से जोड़ा, ये P ले लेते हैं, ये वाला Q ले लेते हैं, इस पॉइंट को यहां से जोड़ा, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अब हमने जो एंगल जो भी एलिमेंट लिया था वो एलिमेंट हमारा कुछ ऐसे था, ये एलिमेंट ऐसे था, ये थीटा हो गया, ये थीटा लिया था। तो अगर मुझे एलिमेंट कोई यहां पे होगा तो इस पॉइंट पे x बराबर 0 पे अगर मैं कहूं तो थीटा की वैल्यू होगी 0। अगर मैं यहाँ की बात करूं x बराबर, ये टोटल लेंथ l है तो ये x हो जाएगा l/2, तो यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी, सपोज वो इधर से ऐसे जा रहा है प्लस बीटा। मैं इधर की बात करूं, यहाँ पे ये जो पॉइंट हो जाएगा x बराबर -l/2 है, तो यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी माइनस एल्फा। तो अगर मैं माइनस एल्फा से लेके प्लस बीटा तक की बात करूं तो सारे एलिमेंट की फील्ड हमें मिल जाएगी और नेट फील्ड हमारी एक्सिस के अलोंग होगी। तो इंटीग्रेट कर देते हैं, bp बराबर db का इंटीग्रेशन बराबर म्यू नॉट एन आई बाई 2 cos थीटा डी थीटा। अब बात कर रहा हूं, मैं इंटीग्रेट करूंगा सारे एलिमेंट्स की, तो पहला एलिमेंट कितना होगा p,
मतलब माइनस अल्फा से लेके प्लस बीटा, जब मैं इंटीग्रेट करूंगा माइनस अल्फा से लेकर प्लस बीटा तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो मैं इंटीग्रेट करूंगा माइनस अल्फा से लेके प्लस बीटा और ये आपका बन जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई टू, तो आपका है कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, माइनस अल्फा से लेके प्लस बीटा एक बार हम सब्स्टिट्यूट करेंगे थीटा की वैल्यू प्लस बीटा माइनस साइन माइनस अल्फा और फंक्शन है ये हो जाएगा साइन अल्फा, तो ये जो एक्सप्रेशन आया हमारा मैग्नेटिक फील्ड किसका आया, मैग्नेटिक फील्ड at any point inside the solenoid on its axis for फाइनाइट लेंथ, ये हो गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमें याद रखना है, ये फॉर्मूला जो है वैलिड फॉर इंटीरियर एंड आउटसाइड मतलब अगर हमें सोलेनॉइड के अंदर निकालना है तब भी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, बाहर के लिए भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब देखिए केस 1, मैग्नेटिक फील्ड of ideal solenoid, आइडियल सोलेनॉइड का मतलब इनफाइनेटली लॉन्ग, तो इनफाइनेटली लॉन्ग के लिए एक पॉइंट पी है, तो इधर भी इंफिनिटी, इधर भी इंफिनिटी, और ये हो जाएगा जो भी एंगल। तो अब हम एंगल कहाँ से, इस लाइन से मेजर कर रहे हैं, तो ये वाला
हम इस पॉइंट P को दूसरे एंड से जोड़ते हैं, तो दूसरे एंड से जोड़ते हैं, लेकिन हमारा जो एंड है वो तो इन्फिनिटी पे है, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल हो जाएगा अल्फा हो जाएगा π/2 और यहाँ पे ये हो जाएगा बीटा π/2। ठीक है भाई। अब इस फॉर्मूले में जो हमने डिराइव किया था, साइन तो हमने पहले ही ले लिया है, यहाँ पे अल्फा और बीटा के केवल मैग्नीट्यूड रखने, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट ni/2 तो साइन अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ पे P पे जो फील्ड है म्यू नॉट ni/2 तो अल्फा π/2 है और बीटा भी π/2 है। साइन π/2 1 साइन π/2 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट ni। तो इन्फिनिटली लॉन्ग सोलेनोइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर के पॉइंट पे म्यू नॉट ni आ जाएगी, बाहर तो हम जानते हैं 0 होती है। अब बात करते हैं केस 2। एट वन एंड ऑफ infinitely long solenoid, अब हमारी सोलेनोइड क्या है, एक एंड इन्फिनिटी पर है और दूसरा हम दूसरे एंड पे निकाल रहे हैं। इनफाइनेटली लॉन्ग है लेकिन सेमी इनफाइनेट हम बोल सकते हैं कि एक एंड पे निकाल रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, तो ये वाला एंड इन्फिनिटी पर है, भाई हम जो भी एंगल यहां से मेजर करेंगे तो ये तो अल्फा तो हो जाएगा आपका π/2। अब जैसे बीटा हमारा यहां से होगा, तो देखो दूसरा एंड हमारा इसी पर ही है, तो इस केस के लिए ये जो एंगल हो जाएगा यहां पर बीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि इससे इस वाले पॉइंट से हमने इन्फिनिटी वाले एंड को जोड़ा, इसका यहां से एंगल ले जाएंगे तो ये π/2 हो जाएगा। और दूसरा वाला एंड अगर इधर होता, कहीं इधर होता दूसरा वाला एंड, तो ये वाला एंगल होता, लेकिन दूसरा एंड तो यही है, इसका मतलब बीटा को हम कम करते जाएंगे तो बीटा तो फाइनली 0 हो जाएगा। अगर एक पर्टिकुलर एंड पे अगर हम निकालते हैं तो अल्फा की वैल्यू आपकी हो जाएगी π/2 और बीटा हो जाएगा 0, बीटा 0 हो जाएगा। और इसमें आप रख दीजिए म्यू नॉट ni/2 साइन अल्फा अल्फा की वैल्यू है π/2 प्लस साइन 0। तो एंड पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट ni/2 हो जाएगी, तो आधी मैग्नेटिक फील्ड रह जाएगी। इनफाइनिटली अगर लॉन्ग सोलेनोइड है उसके अंदर कितनी होती है, म्यू नॉट ni होती है, और अगर आइडियल है तो बाहर तो 0 होनी है। लेकिन अगर हम एक एंड पे निकालें तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब सेमी इनफाइनेट लें तो एक एंड पे आपकी म्यू नॉट ni/2 मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है। अब अगर इसी फॉर्मूले को हम
for outside points. फॉर आउटसाइड पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, तो अभी एक बना लेते हैं। ये सोलेनॉइड है, करंट बाहर, ये अंदर की तरफ जा रही है करंट। और पी पे निकालना है। तो हमने बताया था कि एंगल कहां से मेजर करते हैं, इस वाली लाइन से। पी को जोड़ेंगे इस वाले एंड से। तो ये सपोज ये एंगल मैंने ले लिया θ1, फिर पी को जोड़ेंगे इस वाले एंड से, और ये हो जाएगा आपका θ2। तो जो फॉर्मूला हमने निकाला था वो अंदर के लिए निकाला था। अब हम उसी फॉर्मूले को पी के लिए एडजस्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है जब हम पी को इस वाले एंड से जोड़ा हमने, क्योंकि जब भी हमारे पास एंगल हम मेजर कर रहे थे तो इस एंड के लिए हम ऐसे जा रहे थे और दूसरे वाले एंड के लिए ऐसे जाएंगे। तो ये रेफरेंस लाइन से एंगल मेजर करेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई अल्फा मेजर करने के लिए मुझे ऐसे जाना पड़ेगा। तो अल्फा हो गया आपका θ1, और बीटा मेजर करने के लिए फिर इसी से मैं अपोजिट में जाऊंगा, और अपोजिट में जाऊंगा तो फिर ये जो हमने फाइनाइट लेंथ का जो वायर का फील्ड निकाली थी उसमें भी ऐसा एक केस था। और ये आपका हो जाएगा बीटा। तो बीटा को आप लिख सकते हो 2 पाई माइनस θ2 और बीटा को माइनस θ2। जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे हमारे पास जो फॉर्मूला था म्यू नॉट, सेम फॉर्मूला काम करेगा, बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। साइन अल्फा ये फॉर्मूला अंदर के लिए भी वैलिड है, बाहर के लिए भी। बाहर के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि अगर मैं इस लाइन से एंगल मेजर करूंगा तो अल्फा के लिए इधर जाऊंगा और बीटा के लिए इसके अपोजिट जाऊंगा। ये चीज है। म्यू नॉट Ni/2 साइन अल्फा तुम्हारा θ1 हो गया 2 पाई माइनस θ2। ये बाहर की फील्ड आ जाएगी अगर हमें θ1 θ2 दे रखे हैं।